बस हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी के सेक्शन के अंतर्गत क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। हम लोग इसके चैप्टर 7 पे थे, लोकतंत्र के परिणाम। तो इसके हम पहले पार्ट पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि उत्तरदायी और वैध शासन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। हम सबसे पहले अपने इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम प्री कम मेंस के हिसाब से दे रहे हैं, तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। खासकर अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस मेंस पॉइंट ऑफ पेपर 2 देखते हैं, जो क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत देखते हैं, चाहे वो किसी और सेक्शन के अंतर्गत दे रहे हों, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स के साथ आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ सोशल इशू के संदर्भ में, सोशल जस्टिस के संदर्भ में, ठीक है, ई गवर्नेंस के संदर्भ में, इन सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप इथिक्स के पेपर में भी आप देख सकते हैं। इथिक्स के पेपर में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसी संदर्भ में इसके साथ ही आप देखेंगे, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हैं, खासकर इसके सेकेंड पेपर में देख सकते हैं, और अगर आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हमारे वीडियोज़ को देखना चाहिए। तो देखेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ, तो हम इसके लोकतंत्र के परिणाम, तो हम यूनिट 4 लास्ट यूनिट की तरफ हैं, देख रहे हैं। ये भारत के उद्देश्य का है, भारत का संविधान बनाएगा, तब इसके कुछ शब्द बाद में जोड़े गए थे, आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपको शुरू से सिखाती आ रही है कि आप भारत के उद्देश्य का को समझें। तो देखेंगे कि हम उन सभी की तैयारी करते हैं, तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक, लोकतंत्र के परिणाम पार्ट 2 पे हम चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं कि उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल जो एडमिनिस्ट्रेशन या शासन की बात है। तो देखेंगे एक, अगर इन्हें की वर्ड पे जाएं, अगर इसके साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें कि उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध शासन क्या होता है, तो बात करेंगे हम। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस किताब का भी नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, क्लास 10th की है, आप देख सकते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार, जहां लोकतंत्र होगा वहां लोकतांत्रिक सरकार होगी। ठीक है, जनता लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को चुनेगी अपने लिए। तो देखेंगे अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। तो एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए जवाबदेही होती है। तो आप देख सकते हैं एक लोकतंत्र में जब कोई सरकार चुनकर सरकार बनाती है, ठीक है, शासन उस संविधान के तहत, तो देख सकते हैं कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा जब चुनाव लड़कर कोई राजनीतिक दल जब सत्ता हासिल करता है, तो क्या होता है, सत्ता हासिल करने के बाद कोई भी दल जो होता है या विपक्ष के जो सांसद होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो संसद भवन में बैठते हैं, वो क्या करते हैं, वो लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा होते हैं। और वो हिस्सा होने के साथ ही आप देखेंगे कि जनता उनको चुनकर भेजती है, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है। मतलब अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है कि हमने आपको चुनकर भेजा है, तो आप हमें बताइए कि आपने हमारे लिए क्या क्या काम किया है, लोकतंत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किया है, भारतीय संविधान के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं, या भारतीय संविधान के तहत जो अधिनियम, नियम, जो वेलफेयर स्टेट की संकल्पना है, उस संकल्पना में आपने क्या क्या काम किए हैं। तो यह लोकतांत्रिक सरकार की क्या होती है, जवाबदेही बनती है जनता के प्रति। जनता उनसे जवाब मांग सकती है। तो आप देख सकते हैं यदि कोई सरकार जनता की उम्मीदवारी के हिसाब से काम नहीं करती, देख सकते हैं यदि कोई सरकार क्या करेगी, जनता की सरकार की उम्मीदों के हिसाब से काम नहीं करती, तो अगले चुनाव में क्या करेगी, जनता उसे हटा देगी। ये जनता की जवाबदेही के प्रति जब कोई क्या होता है, इनरिस्पॉन्सिबल या कोई उनका जवाब नहीं देते हैं या उनकी नहीं सुनते हैं या उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो जनता उन्हें अपने
वोट के माध्यम से सरकार बदल देगी। तो देखेंगे किसी एक लोकतांत्रिक, लेकिन ये क्या है, ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आप देख सकते हैं लोकतंत्र नहीं है कि किसी को अगर लोकतंत्र सरकार अगर कोई काम नहीं कर रही, जवाबदेही नहीं है तो तुरंत उसे वापस बुला लिया जाए। यहाँ एक समय पीरियड है, उस समय के बाद ही क्या है, जनता उन्हें हटा सकती है, लेकिन इससे पहले भी हटा सकती, कई सारे रूल रेगुलेशन हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार को जनता के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को जनता के लिए उत्तरदायी होना पड़ता है, तो इसी को बोलेंगे उत्तरदायी। और ऐसी ही सरकार को बहुमत से चुना जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे, अब हम बात करें अगर जिम्मेवारी और वैध शासन, तो देख सकते हैं ऐसी सरकार को जब हम बहुमत से चुना जाता है तो इसलिए इसे वैध सरकार भी कहते हैं, क्योंकि हम बहुमत के साथ चुनते हैं। लीगल रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब हम किसी सरकार को चुनते हैं तो वो वैध सरकार कहलाती है, क्योंकि क्या है, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, ये जन सेवक के हिसाब से काम करती है। तो आप देखेंगे जिम्मेवार और वैध शासन के हिसाब से इस तरीके से काम होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन में क्या क्या कार्य होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप देखेंगे जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना चाहिए। तो लोकतंत्र अगर हम बात करें अब एनसीईआरटी की भाषा में कि उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन क्या होता है, तो लोक एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि उत्तरदायी, जिम्मेवार, वैध शासन होने के लिए लोकतंत्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन की संकल्पना या उसको बना सकते हैं। तो लिखेंगे लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। देख सकते हैं कि शासक पर नियंत्रण भी जरूरी है, इसीलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या है, जनता के प्रति कोई भी शासक जो सरकार का हिस्सा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है और वो वैध शासन का हिस्सा भी है। तो अलग वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्माण प्रक्रिया में, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। तो आप देख सकते हैं कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, तो निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता है, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिया का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। तो आप देखेंगे इस तरीके से कि अलोकतांत्रिक सरकारों को क्या करना पड़ेगा, विधायिका का कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं अलोकतांत्रिक सरकार में एक हिस्सा, अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ म्यांमार की देख सकते हैं, या चाइना को देख सकते हैं कि उन्हें सरकारों को विधायिका का सामना, हालांकि वहाँ विधायिका है लेकिन जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है जनता के प्रति, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नज़रिए का ख्याल नहीं रखना होता है। आप कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, वो भी नॉर्थ कोरिया का। तो लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली ऐसे हो जाती हैं? कहा जा रहा है कि जब कोई इस तरीके का नज़रिया अपना लेगा तो लोकतांत्रिक सरकारें क्या हो, कम प्रभावशाली हो जाएंगी। क्या, ये आपसे एक सवाल है। आप देखेंगे आप फैसलों को मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करेंगे कि इनका मूल्य क्या है। तो सरकार किसी की क्या है, कल्पना कीजिए कि तेज़ फैसले लेती है यह, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जो लोगों को स्वीकार ना करें। तो आप देख सकते हैं जब कोई सरकार ऐसे फैसले लेती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, तब इन फैसलों से परेशानी होगी, तो जनता इन्हें कहेगी कि ये हमारे प्रति जवाबदेही नहीं बची है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें सारी प्रक्रिया को पूरी करने में ज़्यादा समय ले सकती हैं। जहां अलोकतांत्रिक सरकार होगी तो अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार का आप देख सकते हैं इन सरकारों में क्या डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को आप देख सकते हैं। ठीक, इस डिफरेंस में तो किस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, समय ले सकती हैं, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना जाए कि, लेकिन इस बात की भी संभावना है
कि लोग फैसलों को मानेंगे, ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वो बेकार नहीं जाता। तो आप देखेंगे जहाँ अलोकतांत्रिक सरकारें हैं वो क्या है, सीधे फैसला लेती हैं, सीधे एग्जीक्यूट कर देती हैं, लागू कर देती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी फैसला लेने के लिए एक मीटिंग, ठीक, उसका ड्राफ्ट बिल तैयार होगा, संसद भवन में उसकी बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बहस होगी, फिर पास होगा, फिर दूसरे सदन में पास होगा अगर कोई सदन है, उच्च या निम्न सदन। फिर आप देखेंगे जो उस एग्जीक्यूटिव का या उस कार्यपालिका का प्रमुख है, जो सरकार प्रमुख होगा, वो भी उस पर अपना मोहर लगाएगा। अगर उसे भी लगेगा कि उचित फैसला अभी नहीं है तो वो भी अपना वीटो पावर यूज करेगा। और कभी कभी भारत सरकार के पास जो एग्जीक्यूटिव पावर है, आप लोकतांत्रिक प्रेसिडेंट पावर है, तो देख सकते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो दुनिया के किसी के लोकतंत्र में नहीं है। तो ऐसे ऐसे पावर्स हैं, हालांकि बहुत कम बार यूज हुआ है आज तक। तो देख सकते हैं वीटो अब बेकार नहीं जाता है। आप इसको देख सकते हैं कि सरकार की नज़र कैसे चलती है। तो आपके बारे में सरकार इतना जानती है, सरकार के पास एक क्या है, एक दूरबीन है। तो आप देख सकते हैं वो दूरबीन से सबको देखती है। तो आप सरकार के बारे में इतना जान पाते हैं। तो सरकार क्या करेगी, आप सरकार दूरबीन देखें तो दूरबीन से आप सरकार को देख सकते हैं। तो आप सरकार, तो एक कार्टून के माध्यम से बताया गया है कि जब दूर बैठकर सरकार आपको देखेगी तो सरकार भी आपको ठीक से नहीं देख पाएगी, और जब दूर बैठ के आप सरकार को देखेंगे तो आप भी सरकार को ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो दोनों का एक कार्टून, एक नज़र है। तो सरकार की एक नज़र और आपकी एक नज़र का अंतर, डिफरेंसेस सिर्फ इतना ही है कि दूर से बैठकर वो भी आपकी नीतियों का एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, और आप भी दूर बैठकर सरकार की नीतियों का सही तरीके से लोकतंत्र के हिसाब से जवाबदेही है या नहीं है वो भी आप ठीक से नहीं जान सकते, क्योंकि आपको भी सरकार क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे अकाउंटेबिलिटी है आपके प्रति, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे, आप दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो देखेंगे लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार ही होंगे। तो आप देखेंगे जिम्मेदारी, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन में क्या होता है, कुछ फैसले कायदे कानून के आधार पर ही लिए जाते हैं। अगर कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता वो कर सकता है कि इसमें कौन कौन से, जब कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई फैसला सरकार लेती है, शासन व्यवस्था लेती है, तो जिम्मेदारी वैध शासन का हिस्सा बनता है। तो उन्होंने किन किन नियमों का सहारा लिया, किस कानून का सहारा लिया, किन किन आधारों पर वो एग्जीक्यूट किया गया, उसके क्या क्या क्लॉज हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो इनके आधार पर यह ना सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उनके पास भी इसके साधन भी उपलब्ध होते हैं। इसी को हम कहते हैं पारदर्शिता, तो जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। साफ सुथरी सरकार मतलब एकदम ट्रांसपेरेंसी है, कि जैसे मोदी सरकार कहते हैं कि अब सब ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ आर पार दिखता है। ठीक है, तो मोदी जी अपने को देखिए, तो मोदी जी का बढ़िया चिकने साफ सुथरी दाढ़ी, एकदम ट्रांसपेरेंस की तरह, उसी तरीके से आपको मोदी जी की सरकार, तो मोदी जी कहते हैं सब पारदर्शिता का शासन है। ठीक, तो उसी तरीके से आप कहेंगे ये पारदर्शिता है। पारदर्शिता को समझने के लिए बताया है, सरकार कितनी मोदी जी की पारदर्शिता है हम इतने चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सरकार की हमारी पारदर्शिता है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की तरह, या हमारे कार्य होते हैं, हम बिल्कुल इधर से उधर हमको देखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, इसका पता कर पाता सकता है। ऐसे ही मोदी की सरकार हो या अन्य सरकारें हों, जब वो शासन पक्ष में होती हैं तो वो पारदर्शिता का हमेशा हवाला देती हों, चाहे उन्होंने हवाला का ही कांड कर डाले हों, चाहे वो कोई और कांड हो जाएं। तो देख सकते हैं, तो हम बहुत सारे करप्शन हो जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करती है, कोई भेदभाव नहीं है। तो हर सरकार कहती है, वो कोई ऐसे में कोई इतनी बात नहीं है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक होता है। तो देखेंगे यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती है, इसलिए हम लोकतंत्र के परिणामों को गैर से करें, यह उम्मीद करना कि उचित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी, लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। तो
तो और ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। तो आप देख सकते हैं कि जब सरकार जवाबदेही करती है तो आपको भी अपने अंदर शामिल कर लेती है कि आप भी जवाबदेही हैं मेरे प्रति, हम भी जवाबदेही हैं आपके प्रति, आप भी हमारे लिए जवाबदेही हैं, तो सरकार आपको खुद अपनी तरफ खींच लेगी। तो देख सकते हैं कि अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसी स्थितियाँ नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन लोकतंत्र के परिणामों में अगर आप गौर देखें तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, सरकार का एक गठन होगा तो वो एक क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, तो जिम्मेवारी शासन होगा, कायदे कानून के मानेगी, लोगों के प्रति जवाबदेही हो गई तो अकाउंटेबिलिटी बन गई, और अकाउंटेबिलिटी बन गई तो उम्मीद करेंगे आप कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों के निर्णय में प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाए। तो अब लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को क्या करेगी, सिविल सोसाइटी को क्या हासिल करेगी, सिविल सोसाइटी को अपनी लोकतांत्रिक सरकार का हिस्सा बनाएगी। ठीक है, सिविल सोसाइटी को याद रखिएगा क्योंकि आप पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत हैं। जब हम नागरिकों को निर्णय की बात करेंगे तो सिविल सोसाइटी जुड़ जाएगी, और सिविल सोसाइटी का रोल एक लोकतांत्रिक सरकार में बहुत बड़ा होता है। ठीक, उतना ही बड़ा जितनी बड़ी लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो आप देखेंगे सिविल सोसाइटी की लोकतांत्रिक सरकार में बैठे हुए लोग खुद ही सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेही बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेगी। तो इसी को कहते हैं, अगर आप इन नतीजों को आधार पर देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहें तो आप देखेंगे, नाप तौल करना चाहें कि इस आधार पर कि है कि नहीं अच्छा है, तो आप तराजू लेके अगर तौलना चाहें, या कोई धर्म कांटा या इलेक्ट्रॉनिक कांटा या कोई मतलब आजकल तो कंप्यूटर मशीन है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। किन पे, नागरिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक सरकारों। तो आप देखें कैसे नियमित और निष्पक्ष चुनाव होंगे, कैसे कैसे गौर करेंगे। तो प्रमुख नीतियों और नए कानूनों, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा हो। ठीक है, जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक मंच, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और सरकार तथा इनके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार हो। तो आप इन्हें भी देखेंगे कि किस तरीके से इनके सूचना के अधिकार हों। तो सिविल सोसाइटी का हिस्सा लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनी, और सूचना का अधिकार आपको 2005 में मिला था, आपको पता है किस तरीके से मिला। इन पैमानों पर लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। तो आप देखेंगे इन सब कार्यों के बारे में लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड भी जो है एक लेखा जोखा रहा है, मिला जुला रहा है। अब हम बात करें नियमित और निष्पक्ष। तो नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खुली सार्वजनिक चर्चा होगी। उपयुक्त स्थितियाँ बनाने वाले मामलों में आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सबल हुई। इन जब सभी की बात हुई है तो यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सबल हुई, बजाय अलोकतांत्रिक व्यवस्था जिन जिन देशों में है, चाहे वो चाइना, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, अन्य कंट्री, पड़ोसी देश पाकिस्तान, या अन्य हिस्सों में चले जाएं विश्व के, चाहे ठीक अफ्रीका या अन्य महाद्वीपों के कुछ देशों में, तो वहाँ आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में आप इस तरीके से, तो ऐसे चुनाव कराने में जिनको सबको अवसर मिले हैं, अथवा हर फैसले पर क्या होगा, सार्वजनिक बहस कराने के मामलों में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो आप इसे भी देखेंगे किस तरीके से नागरिकों के साथ सूचनाओं को साझा करने के मामले में भी क्या होगा, उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। किनकी, जहां अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। तो आप देखेंगे कि सार्वजनिक बहस कराने मामले में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे चुनाव कराने में जिनको सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, नागरिकों के साथ आप देखेंगे सूचना उनका रिकॉर्ड खराब रहा। तो नियमित इस तरीके की व्यवस्थाओं को आप देखेंगे। जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था, हमने चिले की सरकार के बारे में बताया था, मैक्सिकन सरकार के बारे में बताया था क्लास 9th में, तो कुछ तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं। पर इनकी तुलना में आप देखेंगे, तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी आप देखेंगे इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ठहरता है। तो आप इनको बेहतर देख सकते हैं, कैसा इनका बेहतर प्रदर्शन है। तो इस प्रदर्शन को भी आप देखेंगे। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान रखने वाली हो,
तो इस तरीके से आप काम देख सकते हैं कि एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद करना उचित है कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान करने वाली हो, कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की बात से मुक्त शासन दे सके, ऐसी सरकार की हम मांग करेंगे। दो मामलों में भी अलोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं होता है। दो मामलों में भी, अब इन दो मामलों में क्या है, लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखने वाली हो, ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकारों से ये उचित है कि कुल जो है कि भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे सकें। तो लोकतांत्रिक सरकारों में भी आप देखेंगे ऐसा रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें अन्य सरकारों से ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों में भी खामियां हैं। इसलिए लोग कहते हैं जहां अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, कि जिन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं क्या वहां करप्शन नहीं है, कि क्या वहां अलोकतांत्रिक सरकारों को काम करने, जैसे अलोकतांत्रिक सरकारों को नाम देते हैं कि अलोकतांत्रिक है, क्या वहाँ अलोकतांत्रिक रूप से कार्य नहीं होते हैं। तो ऐसा अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम करने वाली सरकारें लोकतांत्रिक सरकारों के उन देशों को जवाब देती हैं। तो देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि पहले तो ये है कि आप जनता की ज़रूरतों को ध्यान रखने वाली हो। तो अलोकतांत्रिक कहते हैं कि बहुत जगह ऐसी सरकारें हैं लोकतंत्र के नाम पर ना लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है, ना उनकी मांगों को आप देखेंगे, ना ही वो भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे सके हैं। तो ऐसी बात की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसती हैं और आज़ादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की अपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल एक मामले में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। वो कौन सी है कि यह वैध शासन व्यवस्था। तो इस तरीके से इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, मेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं, पीटी के हिसाब से भी, ठीक, दोनों के हिसाब से आप इसे देखेंगे। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि वैध शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक अन्य सरकारों से बेहतर है कि ये वैध शासन है। ये वैध शासन सुस्त हो सकता है, कम कार्यकुशल हो सकता है, भ्रष्टाचार भी हो सकता है, लेकिन वैध होगा। देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को हम ये लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकती है, लेकिन आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में आप देखेंगे लोकतंत्र के प्रति, विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही आप देखेंगे दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन क्या है, लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, लेकिन उन देशों में भी आप दिखाई पड़ेगा जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं, यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे थे, ठीक है, दक्षिण एशिया में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, तो इन्हें आप देखेंगे। और अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, ठीक, इस तरीके से हम देखेंगे। तो इस चीज़ों को हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दक्षिण एशिया में कई ऐसे देश हैं जहां अलोकतांत्रिक सरकारें हैं। अलोकतांत्रिक सरकारों के होते वहाँ की जनता जवाब उठाती है, तो वहाँ सैन्य शासन व्यवस्था उनको क्या करती है, लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनने देती है उनमें। तो देख सकते हैं चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो अन्य हिस्सा हो, नीचे और जाएं तो बहुत सारे ऐसे शासन व्यवस्थाएं हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तरदायी और वैध शासन की किसी भी लोकतंत्र की व्यवस्था होना, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या है, एक जवाबदेही आप देख सकते हैं, उत्तरदायी, वैध जिम्मेवारी और वैध शासन का होना भी उसका हिस्सा होना चाहिए। तो दोनों ही पॉइंट आप देख सकते हैं। इस तहत आप इसको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप हमारा बताया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करें, गुड डे।
बिस्किट खाएं, गुड डे, एंजॉय करें और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।